कहानी की शुरुआत होती है और हमें अडाची नाम का एक बंदा दिखाया जाता है जो कि फ़िलहाल अपनी नींद पूरी करके उठा था। वो अपने हाथों को देख रहा होता है और फिर वो यहाँ पर कुछ सोचने लग जाता है। हमें पता चलता है कि अडाची 30 साल का हो चुका है, लेकिन अभी तक वो वर्जन है और उसकी कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं बनी हुई है, जिसकी वजह से वो थोड़ा चिड़चिड़ा भी रहता है और काफ़ी ज़्यादा परेशान भी। जिसके बाद वो एक ग्रोसरी शॉप में जाता है वहाँ से सामान लेने के लिए। अब जैसे ही वो वहाँ पर सामान ले रहा था, तभी वो लड़की यहाँ पर ये सोच रही होती है कि कहीं ये मेरे हाथों को टच ना कर ले, और गलती से ऐसा ही होता है। अडाची यहाँ पर उस लड़की के हाथों को टच कर लेता है, जिसके बाद यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि अडाची के पास में ये पावर है कि वो किसी भी इंसान को टच करके उसके अंदर चल रहे थॉट्स को काफ़ी आराम से सुन सकता है। जिसके साथ ही अब जैसे ही अडाची ने उस लड़की से ये बात सुनी, तो वो यहाँ पर उसको काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है कि आखिर यहाँ पर ये लड़की अडाची के बारे में क्या सोच रही थी। खैर, उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि अडाची अब निकल चुका होता है मेट्रो स्टेशन के लिए। मेट्रो के अंदर जाने के बाद भी वो यहाँ पर जिन भी लोगों से थोड़ा बहुत टच हो रहा था, वो उन सभी के विचार सुन पा रहा होता है। सभी लोग यहाँ पर अपने पर्सनल मैटर्स के बारे में और प्रोफेशनल लाइफ के बारे में काफ़ी कुछ खुद से ही बड़बड़ा रहे थे और सोच रहे होते हैं। जिसके बाद अडाची जब अपने ऑफिस की तरफ जा रहा था, तब वो यहाँ पर एक लड़की को अप्रोच करने के बारे में सोचता है, लेकिन अडाची बाद में इस आइडिया को ड्रॉप कर देता है क्योंकि उसे लगता है कि ये चीज़ अप्रोप्रिएट नहीं होगी। जिसके बाद ही यहाँ पर अडाची खड़ा हुआ यही सोच रहा होता है कि 30 साल का होने के बाद भी मेरी कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं है। शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जो कि 30 साल का होने के बाद भी वर्जिन हो। जिसके बाद वो ऑफिस की लिफ्ट के साइड पे चला गया था, लेकिन हमेशा की तरह यहाँ पर एक काफ़ी ज़्यादा लंबी भीड़ थी और अडाची यहाँ पर खड़ा हुआ था। तभी उसकी नज़र पीछे से आ रहे उसके सीनियर के ऊपर पड़ती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा खुश नज़र आ रहा था और वो काफ़ी प्यार से अडाची को गुड मॉर्निंग विश करता है। अब हमें पता चलता है कि यहाँ पर ये जो बंदा है वो बहुत ही ज़्यादा हैंडसम है, और अडाची जैसे ही सुबह सुबह इससे मिलता है तो उसको देखकर अडाची भी खुद में सोचने लगा था कि ये कितना ही ज़्यादा हैंडसम है और इसकी कितनी सारी गर्लफ्रेंड रही होंगी। ये तो बचपन में ही काफ़ी सारी गर्लफ्रेंड्स बना चुका होगा। जबकि हमें दिखाया जाता है कि जब ये दोनों लिफ्ट के अंदर जाते हैं तो फिर यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ होने की वजह से कुरोसावा अडाची के काफ़ी ज़्यादा पास आ जाता है, और इसके साथ ही गलती से यहाँ पर अडाची उसको टच कर लेता है, जिससे कि वो कुरोसावा की सारी थॉट्स को सुन पा रहा था। अब यहाँ पर वो सुनता है कि कुरोसावा किसी के बारे में सोच रहा है, और कुरोसावा खुद से कह रहा होता है कि आज फाइनली मैंने उसे वापस से सुबह में देखा। लग रहा है कि आज का दिन बहुत ज़्यादा अच्छा बीतने वाला है, और साथ ही वो देखने में कितना क्यूट है। अब यहाँ पर अडाची जैसे ही उसके थॉट्स सुन रहा था तो वो थोड़ा कंफ्यूज्ड हो जाता है और ख़ुद में ही सोचने लगा था कि क्या कुरोसावा यहाँ पर किसी लड़की को पसंद करता है। जिसके साथ ही यहाँ पर वो उसके बारे में और ज़्यादा सोचने लगा था, लेकिन भीड़ ज़्यादा होने की वजह से अब जैसे ये दोनों एक दूसरे के और ज़्यादा करीब आते हैं, तब यहाँ पर कुरोसावा के असल थॉट्स अडाची को समझ आते हैं। कुरोसावा अडाची के बारे में ही सोच रहा था और कहता है कि ये देखने में कितना ज़्यादा प्यारा लगता है, और अब जाके अडाची का दिमाग ख़राब होना शुरू होता है, क्योंकि असल में कुरोसावा जिस इंसान को पसंद करता है वो कोई और नहीं बल्कि अडाची ही था। पहले तो अडाची को इस बात पर बिलीव ही नहीं हो पाता कि कुरोसावा वो उसको पसंद करता है, लेकिन फिर वो यहाँ पर अपने माइंड को शांत करने की कोशिश करता है। उसको लगता है कि शायद से उसके थॉट्स में कुछ तो गलती हुई है, शायद हो सकता है कि उसे कोई बीमारी हो गई है जिसकी वजह से वो इतना ज़्यादा गलत सोच रहा है। तभी वहाँ पर उसका बॉस आ जाता है जो कि उसके ऊपर चिल्लाने लगा था। वो उसको जल्दी से काम फिनिश करने के लिए बोलता है, जबकि अडाची यहाँ पर खुद से बोलने लगा होता है कि इस बॉस की वजह से मैं यहाँ पर इतना सारा काम कर रहा हूँ, फिर भी यहाँ पर इसका काम ही ख़त्म नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर वो कुछ ज़्यादा कह भी नहीं सकता था अपने बॉस। अब रात को जब वो ओवर टाइम काम कर रहा होता है, तभी कुरोसावा वहाँ पर आता है और वो उसको ड्रिंक ऑफ़र करता है। साथ ही यहाँ पर कुरोसावा उसको कहने लगा था कि तुम अभी तक क्या काम कर रहे हो। तब यहाँ पर अडाची उसको बताने लग जाता है कि असल में बॉस ने मुझे थोड़ा ज़्यादा काम दे दिया है और मैं वही करने में लगा हुआ हूँ। तब यहाँ पर कुरोसावा को अडाची के लिए थोड़ा बुरा लगता है, और फिर वो यहाँ पर उसको कहने लगा होता है कि लाओ मैं भी इसमें तुम्हारी थोड़ी मदद करवा देता हूँ। ऑल्दो यहाँ पर अडाची उसको मना करना चाहता था, लेकिन वो उसको मना कर ही नहीं पाता। जबकि यहाँ पर गलती से टच होने के बाद वो फिर से कुरोसावा के थॉट्स सुन लेता है, जहाँ पर कुरोसावा कह रहा होता है कि अडाची सच में कितना ज़्यादा प्यारा है और वो उसके बारे में कुछ इंट्रूसिव ही सोच रहा था।
अब ये सुनने के बाद तो यहाँ पर अडाची का दिमाग ख़राब और ज़्यादा हो जाता है और वो सोचने लगा था कि आखिर कुरोसावा उसके बारे में ऐसा कैसे सोच सकता है। वो यहाँ पर बहाना मार के भाग जाता है वॉशरूम के लिए और वहाँ जाकर भी यही सोच रहा होता है कि आखिर उसका दिमाग तो ख़राब नहीं होगा। उसके बाद जैसे ही वो वापस आता है तो थोड़ी देर बाद ही यहाँ पर कुरोसावा ने उसका सारा ही काम कंप्लीट कर दिया था। फिर उसके बाद ये दोनों ही लेट नाइट कंपनी से बाहर निकल के आते हैं। अडाची को काफ़ी ज़्यादा ठंड लग रही थी लेकिन वो इस बात को कह नहीं पा रहा था। लेकिन इतनी ही देर में यहाँ पर कुरोसावा इस चीज़ को नोटिस कर लेता है और वो अपना मफरल निकाल के उसके गले में डाल देता है। अब यहाँ पर ये चीज़ थोड़ी रोमांटिक बट साथ ही एम्बैरेसिंग भी हो चुकी थी। अडाची उसको मना भी कर रहा होता है कि रहने दो, इसकी ज़रूरत नहीं, लेकिन कुरोसावा कहता है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम इस स्कार्फ को आज के लिए मुझसे बोरो कर लो और तुम्हें ठंड नहीं लगेगी, तुम इसका यूज़ कर सकते हो। जिसके बाद वो उसको अच्छे से स्कार्फ पहना देता है। लेकिन यहाँ पर ये सब कुछ देखने के बाद तो एक बार फिर से अडाची का दिमाग ख़राब हो रहा था और वो फिर से सोचने लग जाता है कि कितना ज़्यादा एम्बैरेसिंग है और साथ ही अजीब भी। लेकिन साथ साथ वो ये भी सोच रहा होता है कि कुरोसावा जेन्युइनली अच्छा है जो कि उसका ध्यान रख रहा है। फिर उसके बाद यहाँ पर कुरोसावा उससे पूछता है कि अब तो घर जाने के लिए बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है, आखिर अब तुम क्या करोगे। तभी यहाँ पर वो सोच में पड़ जाता है कि वो होटल में तो जा नहीं सकता क्योंकि वो इतना ज़्यादा खर्चा अफोर्ड नहीं कर सकता है। वो ये सब कुछ सोच ही रहा था तभी यहाँ पर कुरोसावा उसको ऑफ़र करता है कि तुम मेरे साथ मेरे घर क्यों नहीं चलते हो और उसके बाद तुम आराम से वहाँ पर सो जाना और कल वापस ऑफिस चले आना। ये सुनने के बाद तो यहाँ पर फिर से अडाची का दिमाग ख़राब होने लग जाता है क्योंकि ना तो वो यहाँ पर एक होटल में रहने के लिए अफोर्ड कर सकता था और ना ही वो यहाँ पर कुरोसावा के साथ जाना चाह रहा होता है। दोनों ही सिचुएशंस उसके लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक थी। लेकिन इन दी एंड कुरोसावा अडाची को मनाने में कामयाब हो गया था और इन दी एंड ये दोनों ही उसके घर पर चले जाते हैं। जैसे ही वो उसके घर पर आता है तो फिर नोटिस करता है कि कुरोसावा भी वही मैगजीन्स पढ़ता है जो कि यहाँ पर अपना अडाची के पास भी पड़ी हुई थी। अब यहाँ पर जैसे ही कुरोसावा ये चीज़ नोटिस करता है कि अडाची ने उन मैगजीन्स को देख लिया तो वो तुरंत ही कहता है कि वो उसकी नहीं है, उन्हें छेड़ो मत। लेकिन यहाँ पर अडाची समझ चुका होता है कि कुरोसावा इन गे नोवेल्स को पढ़ता है, जिसके साथ ही यहाँ पर वो उसकी तरफ देखने लगा था। लेकिन कुरोसावा बात को घुमाते हुए उसको कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए नहाने का पूरा इंतज़ाम कर दिया है, साथ ही मैंने कुछ कपड़े भी तुम्हारे लिए रख दिए हैं, जाओ जाकर तुम उन पजामास को पहन लो। अब यहाँ पर उसको थोड़ा अजीब लग रहा था लेकिन फिर भी एम्बैरेस्ड फील करते हुए वो नहाकर वापस आ जाता है। नहाने के बाद उसे थोड़ा बेटर भी फील हो रहा था, जिसके बाद यहाँ पर वो उसको थैंक्स करता है कि यहाँ पर पहले कुरोसावा ने उसको नहाने के लिए दिया। जबकि कुरोसावा कह रहा होता है कि ऐसी कोई भी बात नहीं है, तुम थक चुके होगे तो चलो मैं तुम्हारे लिए कुछ बना देता हूँ, उसके बाद तुम जाकर सो जाना। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जब कुरोसावा खाना बनाने के बाद उसे आवाज़ देता है तो पता चलता है कि असल में वो थकान की वजह से सो गया है। जिसके बाद कुरोसावा उसके पास आ जाता है। अब ये देखकर तो अडाची बहुत ही ज़्यादा घबरा गया था लेकिन अभी भी वो ऐसे ही प्रेटेंड करता है कि वो सो रहा है। अब वो उसके और ज़्यादा करीब आने लग जाता है और अपने इतना ज़्यादा करीब कुरोसावा को देखकर अडाची काफ़ी ज़्यादा डर गया था। लेकिन हमें पता चलता है कि असल में कुरोसावा तो वहाँ पर अपना फ़ोन उठाने के लिए आया था और वो अपना फ़ोन लेकर वहाँ से चला जाता है। हालांकि यहाँ पर उसके जाने के बाद अब अडाची भी सोचने लगा था कि वो कुरोसावा के बारे में आखिर क्या सोच रहा है, उसे अपनी सोच को थोड़ा कंट्रोल रखना चाहिए। और उसके बाद वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा परेशान भी हो रहा था क्योंकि असल में कुरोसावा और अडाची दोनों ही इस घर के अंदर अकेले हैं और किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर दोनों ही अपने आप को समझाने की कोशिश कर रहे थे। जहाँ एक तरफ कुरोसावा खुद को कंट्रोल करने की काफ़ी ज़्यादा कोशिश कर रहा था और अडाची से दूर रहने की कोशिश करता है, जबकि दूसरी तरफ यहाँ पर अडाची अपने थॉट्स को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। इसके बाद अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। कुरोसावा ने काफ़ी ज़्यादा अच्छा ब्रेकफास्ट बनाया था। उसे खाने के बाद अडाची को वो काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। वो उसकी तारीफ़ करता है और कहता है कि ये खाना तो एकदम रेस्टोरेंट जैसा लग रहा है। जबकि यहाँ पर कुरोसावा उसको ऑफ़र करता है कि अगर उसे ये खाना इतना ही ज़्यादा पसंद है तो वो उसके लिए रोज़ खाना बना सकता है।
जबकि यहाँ पर अडाची उसको मना करता है। जिसके बाद अगले दिन ऑफिस में आने के बाद तुरंत ही उसकी हालत थोड़ी ख़राब नज़र आ रही थी। बॉस यहाँ पर जब उसको देखता है तो फिर कहता है कि आखिर तुम्हारी तबीयत कैसे ख़राब लग रही है, क्या तुम ठीक से सो नहीं पाए? तभी यहाँ पर अडाची खुद में ही कहने लगा था कि सो भी आप ही की वजह से नहीं पाया हूँ मैं, लेकिन यहाँ पर उसने टाइम पर काम कंप्लीट कर दिया था जिसकी वजह से बॉस खुश था। और बॉस कहता है कि चलो अच्छा ही हुआ कि तुमने यहाँ पर सारा काम जल्दी से कंप्लीट कर दिया। और यहाँ पर वो उसकी और भी ज़्यादा तारीफ़ कर रहा था। लेकिन तभी अडाची बताता है कि असल में वो ये सारा काम अकेले नहीं कर पा रहा था, तभी कुरोसावा ने उसकी मदद की है। दोस्तों यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा खुश हो गया था और उन दोनों की तारीफ़ भी करने लग जाता है। बॉस कहता है कि तुम दोनों ने काफ़ी ज़्यादा जल्दी काम ख़त्म कर लिया, इसलिए वो एक रेस्टोरेंट का कूपन उसको देता है और कहता है कि तुम दोनों वहाँ पर जाकर खाना खा सकते हो। अब यहाँ पर ये दोनों आपस में बैठकर खाना खा ही रहे थे, लेकिन असल में अडाची की नज़रें कुरोसावा के ऊपर ही होती हैं, जबकि कुरोसावा भी अडाची को ही देख रहा था। साथ ही यहाँ पर वो उसको ये भी कहता है कि वो खाते हुए काफ़ी ज़्यादा क्यूट लग रहा है। ऑल्दो इन दोनों के बीच में ये चीज़ थोड़ी ज़्यादा टेंशन पैदा करती है, लेकिन फिर भी यहाँ पर दोनों इस चीज़ को नॉर्मल रखने की कोशिश करते हैं। जिसके बाद जैसे ही यहाँ पर पे करने का टाइम आता है तो फिर यहाँ पर अडाची उस कूपन को दिखाता है, लेकिन असल में यहाँ पर वो कूपन एक्सपायर हो चुका था। जिसके बाद वो लड़की वहाँ पर कहती है कि ये तो एक्सपायर हो गया है, अब क्या करना है? तभी यहाँ पर अडाची फिर से घबराने लग जाता है और फिर वो अपने पर्स की तरफ देख रहा था। लेकिन तभी कुरोसावा उसको कहता है कि वो इस चीज़ के लिए बिल्कुल भी टेंशन ना ले, वो यहाँ पर पे कर देगा। और तुरंत ही यहाँ पर पे करके दोनों बाहर चले आते हैं। अभी दोनों बाहर आ रहे थे तभी अडाची उसको कहता है कि मैं तुम्हें इसका पे कर दूंगा, लेकिन कुरोसावा उसको मना करता है। साथ ही वो उसे कैंडी भी दे रहा था। अब इस समय यहाँ पर वापस से उन दोनों का हाथ टच हो जाता है, तभी उसे कुरोसावा के थॉट्स सुनाई देने लग जाते हैं, जहाँ पर वो ये सोच रहा था कि अब एक बार फिर से उसे अडाची के साथ में डिनर करने का बहाना मिल चुका है। और ये सुनकर एक बार फिर से वो परेशान होने लग जाता है। उसे नहीं समझ आ रहा होता है कि आखिर वो इस सिचुएशन के अंदर क्या करे और कैसे इस चीज़ को हैंडल करे। फिलहाल के लिए वो उसको इग्नोर करता है और साथ ही ये भी सोच रहा था कि अब आखिर मुझे आगे क्या करना चाहिए। अगर आज रात मैंने अपना काम जल्दी से कंप्लीट नहीं किया तो फिर एक बार फिर से मुझे यहाँ पर इसी के साथ रुकना होगा, और अगर हम दोनों साथ में रुके तो फिर कुछ भी हो सकता है। ये सोचकर वो डर रहा था और फिर रात के वक्त वो यहाँ पर जल्दी से ही कुरोसावा को बाय बोल के वहाँ से भाग जाता है। और कुरोसावा को कुछ भी नहीं समझ आता कि आखिर यहाँ पर क्या हुआ है। जिसके बाद वो इस पूरी सिचुएशन को समझने के लिए अगले दिन अपने दोस्त के पास चला जाता है, जो कि एक नोवेल राइटर है। अब यहाँ पर उस बंदे का नाम हमें डीसुगी बताया जाता है। अब यहाँ पर सारी सिचुएशन जानने के बाद डीसुगी थोड़ा हैरान हो गया था और उससे कहने लग जाता है कि क्या तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि तुम्हारे ऑफिस में वो जो तुम्हारा सीनियर है वो तुम्हें लाइक करता है? तभी वो कहता है कि हाँ, लेकिन मैं इसके बारे में श्योर नहीं हूँ और मुझे ये भी नहीं पता चल रहा है कि इस सिचुएशन के अंदर आखिर मुझे कैसे रिएक्ट करना चाहिए। तभी डीसुगी उसको कहने लग जाता है कि अगर वो तुम्हारी हमेशा ही हेल्प करता है और हमेशा ही तुम्हारे काम आता है तो फिर मुझे लगता है कि तुम्हें इस सिचुएशन का एडवांटेज उठाना चाहिए। ये सुनकर तो थोड़ी देर के लिए अडाची भी थोड़ा हैरान हो गया था और सोचने लग जाता है कि आखिर डीसुगी उसे कैसी एडवाइस दे रहा है। और साथ ही उसे ये भी लगता है कि डीसुगी क्योंकि एक नोवेल राइटर है तो फिर उसकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक रिलेशनशिप्स रहे होंगे, जिसकी वजह से ही वो उससे एडवाइस लेने के लिए आया था। लेकिन डीसुगी की एडवाइस उसको कुछ खास समझ नहीं आ रही होती और फिर वो कहने लग जाता है कि अगर ऐसा ही है तो फिर मैं एडवांटेज तो बिल्कुल भी नहीं लूँगा और साथ ही मुझे आगे का कुछ भी नहीं समझ आ रहा है। तभी यहाँ पर उसका दोस्त उसके ऊपर चिल्लाने लगा था और उसको समझाता है कि देखो, ऐसी सिचुएशंस के अंदर ज़्यादातर लड़के और लड़कियाँ यही करते हैं कि सामने वाले का एडवांटेज लेते हैं और यहाँ पर तुम्हें भी यही करना चाहिए। लेकिन क्योंकि अडाची उसकी बात मानने के लिए रेडी नहीं था तो फिर वो उसको कहता है कि ठीक है, अब मैंने तुम्हें अपनी एडवाइस दे दी है, आगे तुम अपने हिसाब से चीज़ों को हैंडल कर सकते हो। ये दोनों दोस्त बात करते हुए कुछ खा भी रहे थे, तभी यहाँ पर गलती से डीसुगी का हाथ अपने अडाची के साथ में टच हो जाता है। तभी अडाची यहाँ पर उसके थॉट्स भी सुन पाता है और उसे पता चलता है कि असल में डीसुगी भी उसी की तरह एक वर्जिन है। और साथ ही वो खुद से ये भी कह रहा था कि मैं इसको क्या ही एडवाइस दूँ, क्योंकि मेरे खुद के भी कोई रिलेशनशिप्स नहीं रहे हैं। लेकिन वो इस चीज़ को जाहिर नहीं करना चाहता था। फिलहाल के लिए यहाँ पर ये अपने दोस्त को बाय बोलता है और फिर वो वापस से ऑफिस में आ गया था, जहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है कि ऑफिस
जिसके अंदर एक लड़की काफ़ी ज़्यादा हंस के बात कर रही होती है कुरोसावा से। और यहाँ पर अडाची भी यही सोचने लग जाता है कि कुरोसावा काफ़ी ज़्यादा फेमस है लड़कियों के बीच में, लेकिन यहाँ पर वो ये भी सोचता है कि कुरोसावा बहुत ही ज़्यादा केयरिंग है और कैसे उसने उसके लिए खाना बनाया और हमेशा ही उसकी फ़िक्र भी करता है। उसके दिमाग में सारे थॉट्स चल रहे थे। फिर वो डिनर के बारे में भी सोचने लग जाता है कि अगर वो दोनों आज फिर से साथ में डिनर करेंगे तो हो सकता है कि कुछ उल्टा सीधा भी हो जाए। अब वो अपने थॉट्स को कंट्रोल ही कर रहा था, तभी कुरोसावा भी वहाँ से गुजरते हुए जा रहा था। वो उसको देखकर स्माइल पास करता है और वहाँ से चला जाता है, जबकि यहाँ पर अडाची यही सोच रहा होता है कि आखिर वो इस सिचुएशन में क्या ही करे। लेकिन तभी अचानक उसकी नज़र पड़ती है कुरोसावा के ऊपर, जहाँ पर उसकी एक बंदे के साथ में मीटिंग चल रही थी। मीटिंग के अंदर वो बंदा काफ़ी ज़्यादा गुस्सा कर रहा होता है और कुरोसावा थोड़ा टेंशन में भी लग रहा था। बॉस और बाकी सारे लोग भी इस चीज़ के बारे में बात करने लगे थे। तभी हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर अडाची उसकी हेल्प करने के लिए जाता है। पहले तो वो यहाँ पर उस बंदे को चाय देने के बहाने टच कर लेता है और अब यहाँ पर उसको पता चलता है कि असल में इस बंदे को कुछ मीठा खाने का मन हो रहा है। तो यहाँ पर अडाची बहाना मारते हुए उस बंदे के लिए पेस्ट्री ले आता है और यहाँ पर पेस्ट्री खाने के बाद उस बंदे का मूड एकदम ही ठीक हो जाता है और ये मीटिंग काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल रहती है। जिसके बाद सभी लोग यहाँ पर कुरोसावा की तारीफ़ करने लग जाते हैं, जबकि कुरोसावा यहाँ पर ये कहने लग जाता है कि ये सब कुछ कहीं ना कहीं अडाची की वजह से ही हुआ है, क्योंकि यहाँ पर अडाची ने उसकी हेल्प की, उस बंदे को पेस्ट्री खिलाई जिसकी वजह से उसका मूड अच्छा हो गया था। फिर वो उसके काफ़ी ज़्यादा करीब आकर उसे थैंक्स बोलता है, जिससे कि यहाँ पर अडाची को थोड़ा अनकंफर्टेबल लेकिन साथ ही थोड़ा नर्वस भी फील हो रहा था। अब यहाँ पर इस मीटिंग की सक्सेस को सेलिब्रेट करने के लिए ये लोग एक डिनर पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं, जहाँ पर सभी लोग बैठे हुए थे और ये लोग एक गेम भी खेल रहे थे, जहाँ पर हमें पता चलता है कि अगर किसी का मैचिंग नंबर आया तो फिर उन लोगों को आपस में किस करना होगा। सभी लोग रैंडम नंबर्स उठा रहे थे, लेकिन जब अडाची एक नंबर उठाता है और उसके बाद यहाँ पर कुरोसावा एक दूसरा स्टिक उठाता है, तो यहाँ पर पता चलता है कि असल में उन दोनों के नंबर मैच हो गए हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर एक लड़की कहती है कि अब तुम दोनों को आपस में किस करना होगा। ये सुनने के बाद अडाची तो एकदम ही घबरा जाता है, लेकिन बाकी सारे लोग भी यहाँ पर इन दोनों को फोर्स करने लगे थे। जिसके बाद यहाँ पर सभी लोग कहते हैं कि ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल है, तुम लोग किस तो कर ही सकते हो। फिर हमें दिखाया जाता है कि अब सभी की बात मानते हुए कुरोसावा अब यहाँ अडाची के थोड़ा करीब आता है। फिर वो धीरे से यहाँ पर उसके फोरहेड पे किस कर लेता है और फिर सभी लोगों से कहता है कि बात असल में किसकी हुई थी और मैंने उसको किस कर दिया है, लेकिन साथ ही उसे थोड़ा अजीब भी लग रहा था। जिसके साथ ही हमें दिखाया जाता है कि वो थोड़ा बहाना करके वहाँ से चला जाता है और यहाँ पर उसके पीछे पीछे अडाची भी आ गया था। अडाची यहाँ पर सोच रहा होता है कि आखिर कुरोसावा को क्या हुआ है, क्योंकि वो थोड़ा अजीब रिएक्ट कर रहा था, जबकि यहाँ पर कुरोसावा के मन में ये चल रहा होता है कि उसे यूं ही अडाची को किस नहीं करना चाहिए था, क्या पता अडाची इससे अनकंफर्टेबल हो गया हो। कुरोसावा भी उसके पास खड़े होकर उसको धीरे से टच करके उसके सारे थॉट सुन रहा था। कुरोसावा खुद से ये कह रहा होता है कि मैंने इसको टच कर लिया है, हो सकता है कि अनकंफर्टेबल हो गया हो और साथ ही अब आगे से मुझसे बात भी ना करे, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। जबकि यहाँ पर उसकी सारी बातें सुनने के बाद अडाची को समझ आता है कि वो थोड़ा गिल्टी फील कर रहा है। इस वजह से ही वो यहाँ पर खुद से ही इनिशिएट करते हुए कहता है कि तुम्हें उस बात के बारे में इतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, असल में वो इतनी बड़ी बात भी नहीं थी और उम्मीद करता हूँ कि इसके बारे में तुम्हें बुरा भी नहीं लगेगा। जिसके बाद कुरोसावा उसी की तरफ देखने लग जाता है और फिर से उसके दिमाग में कुछ तो आ रहा था, लेकिन तभी अडाची यहाँ पर जल्दी से बोल पड़ता है कि मैं असल में इतना ज़्यादा पॉपुलर भी नहीं हूँ, लेकिन तुम काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो, मुझे अच्छा लगता है तुम्हारे साथ रहकर। लेकिन जैसे ही वो अपनी बात ख़त्म करता है तभी कुरोसावा उसके काफ़ी ज़्यादा करीब आ जाता है और यहाँ पर एक टेंशन बिल्ड हो जाती है। लेकिन उसी वक्त यहाँ पर बाकी सारे कलीग्स भी आ जाते हैं, जो कि कुरोसावा को कहते हैं कि चलो बिल पे करने की बारी आ गई है। लेकिन ये सिचुएशन क्योंकि अडाची को थोड़ी ऑड लग रही थी, तो वो तुरंत ही उसको धक्का देकर हटा देता है, जिसकी वजह से कुरोसावा गिर गया था। लेकिन यहाँ पर वो इस सिचुएशन को नॉर्मल कर देता है मजाक बनाकर। जिसके बाद वो सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं और यहाँ पर अडाची ये सोच रहा होता है कि अच्छा हुआ कि कुरोसावा उसके और ज़्यादा करीब नहीं आया। लेकिन कुरोसावा उसकी तरफ एक झलक देख के वहाँ से चला जाता है और साथ ही उसको ये भी कहता है कि तुम जल्दी यहाँ से चले जाओ, कहीं तुम्हारी ट्रेन ना मिस हो जाए। जिसके बाद यहाँ पर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। अब यहाँ पर अडाची फिर से कल रात के बारे में ही सोच रहा था। वो खुद से कहने लग जाता है कि उसे इस तरीके से कल
कुरोसावा को धक्का नहीं देना चाहिए था और उस सिचुएशन में थोड़ा नॉर्मल रिएक्ट करना चाहिए था। मैंने जो भी बिहेव किया है, हो सकता है कि इसकी वजह से कुरोसावा मुझसे बात ही ना करे, लेकिन उसी वक्त वहाँ पर कुरोसावा भी आ जाता है जो कि बहुत ज़्यादा नॉर्मल लग रहा था। वो यहाँ पर उसके पास आकर कहता है कि उसको एक फ़ाइल चेक करनी है क्योंकि असल में उसके कंप्यूटर में कुछ प्रॉब्लम हो गई है। तब यहाँ पर अडाची उसको कहता है कि हाँ, मैं बस असल में एक प्रिंट आउट निकाल रहा हूँ और जैसे ही हो जाएगा तुम अपनी फ़ाइल देख लेना। लेकिन तभी यहाँ पर कुरोसावा उसके थोड़ा करीब आ जाता है और एक दूसरे को टच करने की वजह से वो एक बार फिर से यहाँ पर उसके थॉट्स को सुन लेता है। जहाँ पर कुरोसावा सोच रहा था कि कल रात उसको इतना ज़्यादा जल्दी नहीं करना चाहिए था। अब अडाची न जाने उसके बारे में क्या ही सोच रहा होगा, उसे थोड़ा वेट करना चाहिए, नहीं तो सिचुएशन ख़राब हो सकती है और हो सकता है कि अडाची उससे बात करना ही बंद कर दे और वो उसको एकदम ही नापसंद करने लगे। लेकिन यहाँ पर अडाची के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। कल रात के इंसिडेंट के बाद जहाँ पर अडाची को लग रहा था कि कुरोसावा उससे बात ही नहीं करेगा, जबकि कुरोसावा इन सारी चीज़ों को फिर भी काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिवली ले रहा था और वो यही कोशिश कर रहा होता है कि कैसे भी करके अडाची को वो उसके साथ कंफर्टेबल फील करवाए। अब ऑफिस के बाद ये सारे ही लोग एक रेस्टोरेंट के अंदर आए थे जहाँ पर पार्टी चल रही होती है। साथ ही हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर कैरियोके भी चल रहा था, जहाँ पर इन लोगों के जो हेड होते हैं वो गाना गाने लगे थे और यहाँ पर सभी लोग उसको एंजॉय भी कर रहे थे। जबकि अडाची भी यहाँ पर बैठा हुआ था, लेकिन उसे यहाँ पर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता। अडाची यहाँ पर बैठकर यही सोच रहा होता है कि आखिर कंपनी के सारे लोग कैसे इन सारी चीज़ों को एंजॉय करते हैं। वो काफ़ी ज़्यादा थका हुआ था और उसे ये सब कुछ काफ़ी ज़्यादा बोरिंग भी लग रहा होता है। वो यहाँ पर अपने मन में बैठकर यही सोच रहा था कि आखिर इन लोगों का ये गाना गाना आखिर कब बंद होगा। साथ ही वो ये भी देखता है कि यहाँ पर कुरोसावा के पास में कुछ फीमेल एम्प्लॉयज़ भी मौजूद हैं जो कि उससे बातें कर रही थी। उन लड़कियों को देख के साफ नज़र आ रहा था कि वो एक दूसरे से जेलस हैं, क्योंकि असल में दोनों ही कुरोसावा की अटेंशन पाना चाह रही थी। साथ ही यहाँ पर अपना अडाची ये कहने लग जाता है कि सही में कुरोसावा कितना ही ज़्यादा पॉपुलर है कि सारी लड़कियाँ उसको पसंद करती हैं और एक मैं हूँ कि मुझे कोई भी पसंद नहीं करता है। यहाँ पर ये सारी बातें सोच रहा था, तभी हमें दिखाया जाता है कि कंपनी के अंदर एक नया एम्प्लॉय जो कि रिसेंटली ही ज्वाइन हुआ था वो यहाँ पर आ जाता है। उसका नाम हमें रोगाकू बताया जाता है। अब उसे देखकर अडाची को और भी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है, क्योंकि वो ऑलरेडी किसी की प्रेजेंस नहीं चाह रहा था अपने साथ में, लेकिन ये बंदा आकर तो उसको बातें में उलझा लेता है और साथ ही उससे कहता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुमने यहाँ पर आज इतने अच्छे से चीज़ें संभाल ली। साथ ही वो उसके साथ में और भी ज़्यादा बातें करना चाह रहा था, लेकिन अडाची कैसे भी करके उसे इग्नोर करना चाह रहा होता है। लेकिन ये बंदा तो बहुत ही ज़्यादा अजीब लग रहा था। वो यहाँ पर अडाची के इग्नोर करने के बाद भी उसी के पास आकर बैठ जाता है और उससे और भी ज़्यादा बातें करता है, जबकि अडाची को थोड़ा कुछ वियर्ड तो यहाँ पर लग ही रहा था और गलती से तभी अडाची का पैर उसके पैर से टच हो जाता है। तब यहाँ पर अडाची को इस बंदे के थॉट्स सुनाई देने लगे थे, जहाँ पर वो बंदा ये कहने लग जाता है कि आज मैंने बहुत ही ज़्यादा ड्रिंक कर लिया है और साथ ही मैं किसी को ये भी नहीं दिखा सकता हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा नर्वस फील कर रहा हूँ, इसलिए मुझे हर समय ही एनर्जेटिक फील करते रहना होगा और साथ ही बाकी सारे लोगों से भी एनर्जेटिक वे में बात करनी होगी। लेकिन क्योंकि अडाची ने ये सारी चीज़ें सुन ली थी तो उसे इस नए एम्प्लॉय के लिए बुरा लग रहा होता है, जिसके साथ ही यहाँ पर अडाची अपने पास में रखी हुई एक दवाई उसको देता है और उसे कहने लगा होता है कि तुम इसे कंज्यूम कर सकते हो, इससे तुम्हें थोड़ा बेटर फील होगा और साथ ही अपने आप को इतना ज़्यादा फोर्स करने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर जैसे ही अडाची और वो बंदा एक दूसरे से बातें कर रहे थे, तभी कुरोसावा भी यहाँ पर इन दोनों को देख लेता है और न जाने क्यों ऐसा लग रहा था कि कुरोसावा इस बंदे को देखकर काफ़ी ज़्यादा जल रहा है। तभी यहाँ पर कुरोसावा उस बंदे से कहता है कि अरे रोगाकू, तुम आखिर यहाँ पर क्या कर रहे हो? वहाँ पर तुम्हें काफ़ी सारी लड़कियाँ पूछ रही थी। ये सुनने के बाद तो उस बंदे को एकदम से ही खुशी हो जाती है, वो तुरंत ही वहाँ से भाग जाता है लड़कियों के पीछे। लेकिन यहाँ पर अपने कुरोसावा की हरकतें देखने के बाद अडाची को साफ साफ समझ आ चुका था कि रोगाकू को कोई भी लड़की नहीं बुला रही थी, जबकि यहाँ पर उसने जान के ही ऐसा किया है जिससे कि रोगाकू यहाँ से उठकर चला जाए। साथ ही वो यहाँ पर उसी की तरफ देख रहा था, जबकि कुरोसावा ऐसे रिएक्ट करता है जैसे कि सब कुछ एकदम नॉर्मल ही हो। अब यहाँ पर कुरोसावा के पास बैठे होने से अडाची को भी थोड़ा अनकंफर्टेबल तो फील हो रहा था, साथ ही वो थोड़ा नर्वस भी होता है। फिर वो डिसाइड करता है कि क्यों ना यहाँ पर उसके पास जाया जाए और उसको टच करके देखा जाए कि आखिर उसके दिल में क्या चल रहा है, जिसके साथ ही वो उसे टच करने ही वाला था। लेकिन इतनी ही देर में रोगाकू वहाँ पर स्टेज पर जाके गाना गाने लग जाता है। सभी लोगों को उसका गाना काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है
अब यहाँ पर अडाची को भी सबकी हाँ में हाँ मिलानी पड़ती है और तभी यहाँ पर इन लोगों के जो हेड होते हैं वो कहने लग जाते हैं कि कुरोसावा तुम भी तो अच्छा खासा गाना गाते हो ना, तो फिर तुम भी स्टेज पर जाओ और सभी को गाना सुनाओ। लेकिन कुरोसावा यहाँ पर मना कर रहा था। तभी यहाँ पर हेड तारीफ़ करते हैं रोगाकू की और कहते हैं कि वो काफ़ी अच्छा गा रहा है। तभी इसी वक्त उनकी हाँ में हाँ मिलाते हुए अडाची ने भी बोल दिया था कि हाँ सही में वो अच्छा गाता है। ये सुनने के बाद तो न जाने कैसे कुरोसावा को क्या ही हो जाता है। वो काफ़ी ज़्यादा जेलस फील करता है और अगले ही पल वो स्टेज पर चला गया था और वहाँ पर जाकर वो गाना गाने लग जाता है। अब जैसे ही यहाँ पर कुरोसावा गाना गाता है तो वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा गाना गा रहा था और अडाची को भी उसका गाना काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। लेकिन अडाची के मन में ये सवाल आ रहा था कि क्या सच में कुरोसावा का मन कर रहा था गाना गाने का, या फिर सिर्फ उसने रोगाकू की तारीफ़ कर दी इसलिए अडाची के टेंशन को पाने के लिए कुरोसावा ने ये किया है। जिसके साथ ही यहाँ पर वो दोनों बैठकर पिज़्ज़ा खा रहे थे और आपस में बातें कर रहे थे। तभी वहाँ पर दो लड़कियाँ आ जाती हैं जो कि कुरोसावा से ही बात करना चाह रही थी। वो यहाँ पर थोड़ी चिड़चिड़ी भी लग रही होती हैं। जैसे ही एक लड़की का पैर गलती से टच हो जाता है अपने अडाची के साथ में, तभी यहाँ पर अडाची को सुनाई पड़ता है कि ये लड़कियां उसके बारे में काफ़ी ज़्यादा बुरा भला कह रही थी और मन में सोच रही होती हैं कि इतने ज़्यादा हैंडसम लड़की के पास ही ये अडाची क्या कर रहा है, ये यहाँ से उठकर चला क्यों नहीं जाता है। अब अडाची जैसे इन चीज़ों को सुनता है तो वो तुरंत ही वहाँ से उठकर चला जाता है और वो लड़कियाँ तुरंत ही कुरोसावा के पास आकर बैठ जाती हैं। जिसके साथ ही अब यहाँ पर अडाची इस चीज़ को और भी ज़्यादा सोचने लगा था और उसे रियलाइज़ होता है कि सही में वो लड़कियाँ सही बोल रही थी कि कुरोसावा बहुत ही ज़्यादा हैंडसम है। अब यहाँ पर इन्हीं सोच में वो एक लड़की से भी टकरा जाता है जिसका नाम फूजिसाकी होता है। फूजिसाकी जैसे ही यहाँ पर खड़ी थी तो वो तुरंत ही यहाँ पर अपने अडाची को देखकर कहती है कि तुम आखिर क्या खाओगे, बता दो मैं तुम्हारे लिए भी मंगवा देती हूँ। तभी अडाची फूजिसावा को कहता है कि आखिर तुम क्यों ही सबके लिए ऑर्डर कर रही हो, सब लोग अपना खाना खुद ही ऑर्डर कर देंगे। लेकिन वो कहती है कि मुझे ये सब करना काफ़ी ज़्यादा पसंद है और इसीलिए ही मैं ऐसा कर रही हूँ। चलो बताओ आखिर तुम्हें क्या खाना है। तभी अडाची बता देता है कि असल में उसको चाय पीने का मन हो रहा है। जिसके बाद यहाँ पर वो लड़की कहती है कि ठीक है मैं तुम्हारे लिए एक चाय का ऑर्डर दे देती हूँ। अब हमें दिखाया जाता है कि कुरोसावा भी वहाँ से बाहर आ गया था क्योंकि उसका दिल वहाँ नहीं लग रहा था। लेकिन साथ साथ उस लड़की को भी देखते हैं जिसे यहाँ पर कुछ लोग परेशान कर रहे थे और यहाँ पर वो उसे छेड़ने की कोशिश कर रहे थे। अडाची तुरंत ही यहाँ पर बीच में आ जाता है और उस लड़की को बचाने की कोशिश करता है। वो यहाँ पर गुस्से से उन लोगों को कहता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक लड़की को छेड़ने की, चुपचाप यहाँ से चले जाओ। वो लोग तो काफ़ी ज़्यादा शैतान नज़र आ रहे थे। वो तो तुरंत ही यहाँ पर फाइट करने के लिए रेडी हो जाते हैं। वो अडाची को पकड़ते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई हमें बताने की, आखिर हम क्या करें, चुपचाप यहाँ से चले जाओ नहीं तो हम तुम्हारा हाल बहुत ही ज़्यादा बुरा कर देंगे। लेकिन इतनी ही देर में यहाँ पर आ जाता है अपना कुरोसावा जो कि बहुत ही ज़्यादा गुस्से में नज़र आ रहा था। वो तुरंत ही यहाँ पर इन लोगों को साइड करता है और बाकी सारे लोगों को धमकी देते हुए कहता है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई यहाँ पर इतना ज़्यादा कियोस क्रिएट करने की, और ये बात याद रखना कि मैंने तुम्हारी कंपनी का नाम पता कर लिया है और मुझे पता है जिस कंपनी में तुम काम करते हो। अब यहाँ पर वो लोग थोड़े घबरा रहे थे। तभी कुरोसावा उनको डराने के लिए ये भी कह देता है कि वो उन लोगों के बॉस से शिकायत कर देगा जिससे कि वो लोग नौकरी से निकाले जाएंगे। ये सुनकर वो डर जाते हैं और तुरंत ही वहाँ से भाग जाते हैं। जिसके बाद फूजिसावा तुरंत ही इन लोगों को थैंक यू बोलकर वहाँ से निकल जाती है और बेचारा अडाची ये सोच रहा होता है कि क्या मैंने उसको बचाया है या फिर कुरोसावा ने मुझे बचाया है। जिसके बाद वो थोड़ा कंफ्यूज भी था, लेकिन कुरोसावा उससे पूछने लग जाता है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तभी वो कहता है कि लेकिन हमें पता चलता है कि असल में अडाची को थोड़ी नेक पर चोट आ गई है। जिसके बाद यहाँ पर कुरोसावा तुरंत ही उसको बैंडेज देता है, लेकिन अडाची उसको लगा ही नहीं पा रहा था। जिसके बाद कुरोसावा खुद से उस बैंडेज को अप्लाई कर देता है अडाची की नेक पे और यहाँ पर जैसे ही वो उसको टच करता है तो एक बार फिर से यहाँ पर अपने अडाची को आवाज़ आने लग जाती है कुरोसावा की और वो समझ जाता है कि असल में कुरोसावा जल रहा था फूजिसाकी से भी और साथ ही उस बंदे रोगाकू से भी। अब यहाँ पर जैसे ही वो जा रहा था तभी यहाँ पर अपना अडाची उसको बोलता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुमने मेरी जान बचाई। लेकिन तभी कुरोसावा कहता है कि अरे ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम्हें इतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं। जिसके साथ ही हमें दिखाया जाता है कि अब ये लोग स्टीम बाथ लेने के लिए जा रहे थे क्योंकि इनके पास में एक और कूपन था और हमें दिखाया जाता है कि उस कूपन का इस्तेमाल करने के साथ ही ये लोग काफ़ी ज़्यादा इंजॉय भी करने वाले थे। लेकिन जैसे ही यहाँ पर ये लोग बाथ लेने के लिए जाते हैं तो तब यहाँ पर कुरोसावा थोड़ा शर्माने लग जाता है और वो सोच रहा था कि आखिर यहाँ पर अब आगे क्या होगा। लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पर अपना अडाची वो तो बहुत ही ज़्यादा शांत करके खुद को बैठा हुआ था और वो कोशिश कर रहा होता है कि यहाँ पर कुछ भी सीन क्रिएट
इरिटेट ना हो और साथ ही वो ज़्यादा रिएक्ट ना कर दे। जबकि दूसरी तरफ कुरोसावा के मन में तो अडाची को लेकर काफ़ी सारे ख्याल आ रहे थे। वो ये सोचने लग जाता है कि अडाची कितना ज़्यादा प्यारा इंसान है और वो हमेशा ही लोगों की मदद करता है। और इसी बीच हमें दिखाया जाता है कि असल में उसका टॉवल थोड़ा नीचे आ गया था, जिसके बाद तो आप जानते हैं कि उसके मन में थोड़े बहुत अजीब ख्यालात भी आने लग जाते हैं। अब नहाने के बाद ये लोग ऑफिस से बाहर आते हैं, तभी हमें दिखाया जाता है कि अडाची और कुरोसावा दोनों ही एक दूसरे के पास में खड़े थे। कुरोसावा कहता है कि नहाने के बाद मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा फील हो रहा है, जबकि अडाची भी यहाँ पर उसकी हाँ में हाँ मिलाता है और कह रहा था कि मुझे भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। लेकिन उसी वक्त कुरोसावा उसकी एक पिक्चर निकाल लेता है और स्माइल करने लगा था, जबकि अडाची को समझ नहीं आता कि कुरोसावा ने आखिर ऐसा क्यों किया है। साथ ही यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि अब ये दोनों जैसे ही वहाँ से निकल रहे थे और अडाची दूर जा रहा था अपने कुरोसावा से, तभी कुरोसावा यहाँ पर सोचने लग जाता है कि न जाने क्यों आखिर यहाँ पर तुम मुझे इतने अच्छे लगते हो, तुम बहुत ही ज़्यादा काइंड हो और हमेशा ही दूसरों की मदद करते हो। मैं तुम्हारा फ़ोटो इसलिए लिया क्योंकि मैं चाहता था कि अगर तुम उससे दूर भी चले जाओ तो फिर तुम्हारा फ़ोटो देखकर मैं रियलाइज़ कर सकूं कि एटलीस्ट तुम मेरे साथ ही हो। अडाची यहाँ पर चला गया था, जबकि कुरोसावा ये सोचने लग जाता है कि बचपन से ही उसे लड़कियों की काफ़ी सारी अटेंशन मिली है, लेकिन यहाँ पर कोई भी लड़की उसे इतनी ज़्यादा पसंद नहीं आई है। वो यहाँ पर हमेशा ही लड़कियों से घिरा रहता था, लेकिन उसके बाद भी उसे कभी भी लड़कियों से सच्चा प्यार नहीं हुआ। और अब इस मोमेंट पर जाकर उसे रियलाइज़ होता है कि कहीं ना कहीं वो अडाची को बहुत ही ज़्यादा पसंद करता है। इसके कुछ वक्त बाद हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर ऑफिस में आने के बाद अडाची एक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट मीटिंग के अंदर आया था। असल में यहाँ पर वो डायरेक्टर से मिलने आया था और डायरेक्टर जैसे ही यहाँ पर कुरोसावा को देखती है तो कुरोसावा के ऊपर वो काफ़ी ज़्यादा फ्लैट हो जाती है। वो उससे इम्प्रेस होते हुए उसके पास आती है और उसको ड्रिंक करने के लिए भी ऑफ़र करती है। साथ साथ वो ये भी कहने लग जाती है कि आज तुम इन फॉर्मल्स में काफ़ी ज़्यादा अच्छे लग रहे हो, जिसके साथ ही हमें दिखाया जाता है कि वो पास आने की भी कोशिश कर रही थी। कुरोसावा वहाँ से बहाना मार के चला जाता है, लेकिन उसके जाने के बाद अब वो यहाँ पर फ्लर्ट करने लग जाती है अपने अडाची के साथ में भी। वो अडाची को यहाँ पर ये कहती है कि तुम इस ड्रिंक को पी लो, लेकिन हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर वो ऐसा नहीं करना चाहता था। उसी बीच यहाँ पर कुरोसावा वापस आ जाता है और अडाची की हेल्प करने के लिए वो खुद ही उस ड्रिंक को पी लेता है। जिसके बाद यहाँ पर अब जैसे ही वो डायरेक्टर उसके और ज़्यादा करीब आने की कोशिश कर रही थी, वो ऑलमोस्ट उसको किस करने वाली थी, तभी वो यहाँ पर बहाना बनाता है कि उसको वॉमिट आ रही है और तुरंत ही बहाना मार के बाहर आ जाता है। जिसके साथ ही यहाँ पर वो दीवार के पास कुछ लोगों को बात करते हुए सुनता है कि असल में डायरेक्टर जो है वो यहाँ पर नॉर्मली किसी को भी भाव नहीं देती है। अब यहाँ पर इस बंदे को इतना अच्छा फेस मिला है और साथ ही इतनी अच्छी फिजिक भी है, तो इसने उनका ऑफ़र रिजेक्ट कर दिया। ये तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब बात है। अब ये सारी बातें सुनने के बाद यहाँ पर अपना कुरोसावा बाहर आ जाता है क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। अब अडाची भी वहाँ पर आ गया था और वो उसकी हेल्प करने की कोशिश करता है क्योंकि कुरोसावा बहुत ही ज़्यादा टायर्ड था। तो फिर वो यहाँ पर अडाची के लेप पर ही अपना सर रख लेता है और फिर दोनों ही आपस में बातें करने लगे थे। इसी बीच यहाँ पर अपना अडाची अपनी फियर्स को जाहिर करते हुए कहता है कि असल में वो किसी काम का ही नहीं है, वो भी यहाँ पर कुछ खास कर नहीं पाया है अपनी लाइफ के अंदर। ये सुनने के बाद कुरोसावा तुरंत ही उसे मोटिवेट करता है और कहता है कि अडाची ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम हमेशा ही सबके काम आते हो, सारी चीज़ों को अच्छे से संभाल लेते हो और सब कुछ तुमने काफ़ी अच्छे से मैनेज किया हुआ है, तुम सारी मीटिंग्स भी बहुत अच्छे से मैनेज करते हो। और ये कहते हुए बहुत ज़्यादा शर्मा रहा था, साथ ही उसकी हार्ट बीट भी काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो गई थी। जबकि यहाँ पर अपना अडाची सोचने लग जाता है कि आखिर इसको क्या हुआ है। वो उससे पूछता भी है कि आखिर तुम ब्लश क्यों कर रहे हो, तभी वो कहता है कि अरे नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि अब अगले दिन यहाँ पर जैसे ही लोग ऑफिस की तरफ जा रहे थे, तभी यहाँ पर अडाची नोटिस करता है कि एक बच्चा वहाँ खेल रहा है, तो वो भी यहाँ पर उस बच्चे के साथ में जाकर थोड़ा हाय हेलो करने लग जाता है। वो यहाँ पर उस बच्चे के साथ में काफ़ी ज़्यादा खुश नज़र आ रहा था। कुरोसावा भी यहाँ पर उसे देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और कहता है कि तुम तो आज बहुत ही ज़्यादा प्यारे लग रहे हो अडाची, और यहाँ पर तुरंत ही एक सेल्फी भी क्लिक कर लेता है, जिसमें यहाँ पर कुरोसावा तो काफ़ी ज़्यादा खुश था, लेकिन अडाची थोड़ा नर्वस नज़र आ रहा होता है। के बाद हमें दिखाया जाता है कि अगले दिन डीसुगी जो था वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा परेशान नज़र आ रहा था, क्योंकि असल में डीसुगी को आज काफ़ी सारा काम कंप्लीट करना था। तभी वहाँ पर उसका कैट आकर उसे उठा देता है। डीसुगी जैसे ही काम करने के लिए अपने डेस्क पर जाता है, तभी उसके डोर पर एक रिंग होती है। वो डोर पर जाके देखता है तो असल में वहाँ पर डिलीवरी बॉय था। अब यहाँ पर वो सोचने लग जाता है कि आखिर ये लड़का इतना ज़्यादा अजीब मुझे क्यों लगता है, लेकिन डीसुगी फिर भी इन सारी चीज़ों को इग्नोर करते हुए डोर खोलने के बाद यहाँ पर अपना पार्सल ले लेता है। वो लड़का यहाँ पर उसे काफ़ी ज़्यादा अजीब नज़रों से देख रहा था।
साथ ही हमें ये भी पता चलता है कि आज असल में डीसुगी का बर्थडे था और यहाँ पर आज वो भी 30 साल का हो गया है। अब एक्सीडेंटली अपना पार्सल लेते हुए जैसे ही यहाँ पर अपने डीसुगी ने इस बंदे के हाथ टच किए, तब जाकर यहाँ पर इसको पता चला कि असल में वो भी, उसकी पावर ये है कि वो भी अपने दोस्त की तरह अब दूसरों के थॉट्स को सुनने लगा है। वो यहाँ पर इस डिलीवरी बॉय के थॉट्स को सुनता है, जहाँ पर वो डिलीवरी बॉय यही सोच रहा था कि लगता है कि आदमी काफ़ी ज़्यादा बूढ़ा हो गया है और यहाँ पर ये अकेला ही रहता है। ये आदमी तो काफ़ी ज़्यादा अजीब है। अपने बारे में इतना बुरा भला सुनने के बाद डीसुगी को काफ़ी ज़्यादा अजीब लग रहा होता है और वो हैरान था ये सोच कर कि आखिर वो कैसे अपने दोस्त की तरह सेम इस बंदे की बातें सुन रहा है। उसी वक्त यहाँ पर उसका कैट आ जाता है, जिसे देखकर तो ये डिलीवरी बॉय काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो गया था। वो तुरंत ही यहाँ पर इस कैट को अपने पास उठा लेता है और उसको पेट करने लगा था। अब यहाँ पर दोनों की एक दूसरे के साथ में फिजिकल टच तो हो ही रहा था। डीसुगी अब यहाँ पर इस बंदे के थॉट्स एक बार फिर से सुनता है, जहाँ पर ये बंदा ये कहने लगा होता है कि असल में शायद से मैंने यहाँ पर इस बंदे को गलत समझ लिया है, मेरी शायद थिंकिंग इसके बारे में अलग थी, ये तो इतना भी बुरा नहीं है और साथ ही अपनी कैट को भी काफ़ी अच्छे से रखा हुआ है, ये बंदा तो सही में अच्छा है। अब यहाँ पर इतने सारे थॉट्स सुनने के बाद अपने डीसुगी को कुछ भी नहीं समझ आ रहा था कि आखिर वो क्या करे। अब यहाँ पर डिलीवरी बॉय तो चला जाता है, लेकिन अपना डीसुगी अपने काम पे ही फोकस नहीं कर पा रहा था, क्योंकि एक तो उसे ये पावर मिल गई थी, ऊपर से अपने बारे में इतना ज़्यादा अजीब अजीब सुनने के बाद वो काफ़ी ज़्यादा परेशान भी हो गया था। जिसके अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि एक बार फिर से वो डिलीवरी बॉय आता है और यहाँ पर अपना पार्सल देने के बाद जब वो कैट को वहाँ पर नहीं दिखता तो डीसुगी से पूछने लग जाता है कि आखिर वो कैट कहाँ गया। तभी यहाँ पर वो उसे अपने घर के अंदर बुला लेता है। क्या तुम यहाँ पर उडोन की बात कर रहे थे? वो यहाँ पर उसकी पास्ट स्टोरी बताते हुए भी कहने लग जाता है कि असल में एक बार जब काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही थी तब यहाँ पर उसने इस कैट को डिस्कवर किया था, जिसका ओनर उससे ऐसे ही बाहर छोड़कर चला गया था। पहले तो यहाँ पर डीसुगी ने यही सोचा था कि वो बारिश होने के बाद इस कैट को कहीं छोड़ देगा, लेकिन यहाँ पर वो कैट उसे काफ़ी ज़्यादा पसंद आ गई और इसीलिए उसने इस कैट को अपने पास में ही रख लिया। अभी पूरी स्टोरी सुनने के बाद तो डिलीवरी बॉय उससे और भी ज़्यादा इम्प्रेस हो जाता है और साथ ही यहाँ पर अपना डीसुगी उसको कुछ खाने के लिए भी देता है। डिलीवरी बॉय यहाँ पर यही सोच रहा था कि कितना ज़्यादा अच्छा है, मैंने तो इसके बारे में बहुत ही ज़्यादा गलत समझ लिया था, और वो थोड़ा शाय भी फील करने लग जाता है। जबकि यहाँ पर उसकी सारी हरकतें देखने के बाद डीसुगी को भी थोड़ा अजीब और साथ ही नर्व लग रहा था, जिसके साथ ही हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर अब वो डिलीवरी बॉय से पूछता है कि क्या तुम कल भी आओगे। तभी वो कहता है कि मुझे इसके बारे में कोई श्योरिटी नहीं है, लेकिन हाँ अगर पॉसिबल हुआ तो मैं ज़रूर से ही आऊँगा। जिसके अगले दिन यहाँ पर डीसुगी तुरंत ही अपने दोस्त को मैसेज कर देता है, को कहता है कि वो उससे मिलना चाहता है। जिसके साथ ही ये दोनों ही यहाँ पर अब ड्रिंक करने के लिए बैठ गए थे। ये दोनों यहाँ पर बातें कर ही रहे थे। अडाची तो अपनी नॉर्मल लाइफ के बारे में बात कर रहा था, जबकि यहाँ पर अपना डीसुगी सोच रहा होता है कि आखिर वो इस कॉन्वर्सेशन को कैसे स्टार्ट करे और आखिर कैसे बताए कि उसके दिल में क्या चल रहा है। उसे ये सब कुछ बताने में काफ़ी ज़्यादा अजीब भी लग रहा था। अब यहाँ पर हिम्मत करते हुए डीसुगी कहता है कि असल में मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। तभी अडाची कहता है कि हाँ बताओ, लेकिन उसी वक्त वहाँ पर वो वेटर आ जाता और उसको खाना रख के के चला गया था। जिससे कि एक बार फिर से यहाँ पर फिर से वो सोचने लग जाता है कि आखिर ये सब कुछ क्या हो रहा है। एक तो ऑलरेडी वो काफ़ी ज़्यादा नर्वस फील कर रहा है, ऊपर से बार बार कुछ ना कुछ ऐसा आ जा रहा है जिसकी वजह से वो उसे कुछ भी नहीं बता पा रहा। फिर ये दोनों पार्टी करके बाहर निकल जाते हैं। तभी अडाची पूछता है कि तुम कुछ बताने वाले थे, लेकिन उसी बीच यहाँ पर डीसुगी कहता है कि हाँ मैं बताने वाला था, और वो बताने जा ही रहा होता है। लेकिन उसी वक्त एक बार फिर से यहाँ पर अपना अडाची देख लेता है काफ़ी ज़्यादा सुंदर महिला को। अब जैसे वो यहाँ पर इस लेडी को देखता है तो फिर वो उसे देखकर सोचने लगा था कि ये लेडी तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है और लग रहा है कि इसके साथ में इसका बॉयफ्रेंड खड़ा है, क्योंकि असल में वो लड़की फ़ाइट कर रही होती है अपने बॉयफ्रेंड से और कहती है कि आखिर क्यों तुम सिर्फ आज की रात के लिए मेरी बात नहीं मान सकते, तुम बहुत ही ज़्यादा बुरे हो और कभी भी मेरी बात नहीं मानते हो। लेकिन यहाँ पर ये सारी चीज़ें देखने के बाद अडाची को एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा झटका लगता है, क्योंकि असल में जिस लड़के को वो उसका बॉयफ्रेंड समझ रहा था वो कोई और नहीं बल्कि कुरोसावा ही निकलता है। अब डीसुगी उससे अपने मन की बात बताने ही जा रहा था कि असल में उसके साथ में क्या हुआ है और उसको भी अडाची जैसी पावर मिल चुकी है। लेकिन यहाँ पर अपना अडाची इतना ज़्यादा खो चुका था कि वो डीसुगी की बात सुनता ही नहीं। साथ ही वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हर्ट भी फील कर रहा था। तो फिर वो तुरंत ही डीसुगी को कहता है कि देखो, मुझे लग रहा है कि अभी के लिए मुझे यहाँ से जाना होगा और मुझे लगता है कि हम लोग कभी और मिलकर इस बारे में बात करेंगे। वो उसको वहाँ से बाय बोलकर तुरंत ही चला जाता है।
रास्ते में घर की तरफ जाते हुए वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था इन सारी चीज़ों के बारे में सोचकर, और कहीं ना कहीं उसे बहुत ज़्यादा जेलसी भी हो रही थी। ऑल्दो वो यहाँ पर अपनी इन सारी फीलिंग्स को समझ नहीं पा रहा होता और उसको ये भी नहीं पता होता कि आखिर उसे ऐसा फील क्यों हो रहा है, लेकिन समहाउ वो वहाँ से अपने घर चला जाता है। अब अगले दिन जैसे ही कुरोसावा ऑफिस आता है तो यहाँ पर वो देखता है कि अडाची ऑफिस आया ही नहीं है। वो एक एम्प्लॉय से पूछता है कि आखिर अडाची किधर है और वो आज दिखाई नहीं दे रहा। तभी यहाँ पर वो एम्प्लॉय बताता है कि असल में अडाची की तबीयत ख़राब हो गई है, इसलिए वो उसने आज की छुट्टी ले ली है। ये सुनने के बाद यहाँ पर कुरोसावा थोड़ा परेशान होने लग जाता है, जबकि दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि अडाची की तबीयत सच में बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। वो यहाँ पर ब्लैंकेट के अंदर बैठा हुआ था और वो सोचने लग जाता है कि असल में उस दिन हुआ क्या था। काफ़ी ज़्यादा मूड ख़राब होने की वजह से पहले तो वो बाहर ही था, लेकिन अचानक से बारिश भी हो गई थी, लेकिन फिर भी अडाची यहाँ पर बाहर ही रहा, जिसकी वजह से उसकी तबीयत ख़राब हो गई और यहाँ पर अब उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब भी है। अडाची को काफ़ी ज़्यादा भूख भी लगी थी, तो वो किचन में जाकर देखने लग जाता है कि कुछ खाने के लिए है या फिर नहीं, लेकिन अफसोस उसे वहाँ पर कुछ खाने के लिए भी नहीं मिलता है, जिससे कि उसका मूड और ज़्यादा ख़राब हो गया था। लेकिन अभी भी अडाची के मन में वही सब बातें चल रही होती हैं कुरोसावा को लेकर, और यहाँ पर वो यही सब सोचते सोचते सो भी जाता है। अब हमें दिखाया जाता है कि जैसे ही कुरोसावा की आंख खुलती है तो फिर उसे पता चलता है कि असल में डोर पर कोई रिंग कर रहा है। उसको लगता है कि शायद से कोई डिलीवरी बॉय होगा, लेकिन जैसे ही वो दरवाज़ा खोलता है तो फिर उसके सामने कुरोसावा खड़ा हुआ था।